नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सोमवार को सदन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आक्रामक रूप देखने को मिला। वो विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर ही भड़क उठे। नीतीश कुमार ने तेज आवाज में कहा है कि संविधान के अनुरूप काम होगा, न हम किसी को फंसाते हैं और न बचाते हैं। आप इस तरह से हाउस चलाएंगे, आप गलत कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं चलने देंगे और इस तरह की चर्चा हाउस में नहीं की जाती। सदन में स्पीकर विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश को टोकना चाहा, लेकिन सीएम बोलते रहे। अगर बोलिएगा, बात नहीं सुनिएगा, तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। नहीं बोलिए। हम आपको एक बात कह रहे हैं, अगर कोई इशू हुआ है और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर के कमेटी बन गई, आपने उसको कमेटी नहीं मतलब उसको आपने दे दिया उसमें विशेषाधिकार समिति को। अब विशेषाधिकार समिति एक एक चीज को देखने के बाद अपनी राय व्यक्त करेगी और जब अपनी राय व्यक्त करेगी तो हम आपको इतना करते हैं कि हम गवर्नमेंट में उस राय को फिर से विचार जरूर करेंगे और दिखवाएंगे कि एक तरफ से उन लोगों ने ये कहा और आप लोगों ने ये कहा है, फैक्ट क्या है उसको हम जरूर दिखवाएंगे। एक बात हम जरूर कहेंगे, लेकिन हाउस का काम है वो कहेगा, रिकमेंड करेगा, उसके बाद उसको फिर से दिखवाएंगे हम और दिखवा करके जो कुछ भी असली चीज होगा उस चीज को सामने लाया जाएगा। इसलिए इसके लिए अब कोई बात हो गई तो बात होगी, उसको रोज रोज चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब यात्राओं से पुराना राब्ता रहा है। वो समय समय पर जनता के बीच जाने के लिए या फिर किसी बदलाव की शुरुआत और आह्वान के लिए यात्रा पर निकलते रहे हैं। बीते दिनों भी उन्होंने शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की थी। तो वहीं इस यात्रा के समाप्त होने के बाद वो फिर से एक बार नई यात्रा पर निकल पड़े हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री ने एक नई यात्रा की शुरुआत की, जिसके तहत वो राज्य भर में घूम घूम कर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। इस यात्रा का कोई नाम पार्टी की ओर से तय नहीं किया गया। हालांकि सीएम के नजदीकी माने जाने वाले एमएलसी नीरज कुमार से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस यात्रा का नाम नहीं दीजिए, अगर नाम ही देना है तो कार्यकर्ता जनसंपर्क यात्रा कह सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है। वो कार्यकर्ताओं से भी और अपने नेता से मिलने को उत्साहित है। ऐसे में वो उनका ऐसा स्वागत करेंगे कि खुद सीएम भी चौंक जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा की शुरुआत बाढ़ से की थी और बाढ़ उनका संसदीय क्षेत्र है, जहां से वो लोकसभा पहुंचे और केंद्रीय मंत्री भी बने। कार्यक्रम के तहत अब शनिवार को पंडारक के पोखर और घोसवारी डी हाई स्कूल के पास, मुकामा के रामपुर डूमरा हाई स्कूल के पास और अंत में पंडारक में रैली इंग्लिश स्कूल पहुंचेंगे। मालूम हो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने से पहले बाढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद थे, जो कि अब मुंगेर संसदीय क्षेत्र हो गया है, जहां से ललन सिंह वर्तमान में सांसद हैं। तो वहीं हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और चुनाव के परिणाम भी आ गए, लेकिन इसमें कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। 4 राज्यों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने धुआंधार जीत दर्ज की। लेकिन इधर चुनाव के बाद इस तरह के परिणाम आने के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के बयान के बाद अब इसमें सियासी हलचल और बढ़ गई है। आपको बता दें, सुशील मोदी ने कहा है कि सोनिया गांधी और कांग्रेसियों को आड़े हाथों उन्होंने लिया और तंज कसते हुए कहा कि 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद भी कांग्रेसियों में हिम्मत नहीं कि वो पार्टी को गांधी परिवार से मुक्त करने के लिए आवाज उठाए। एक राज्य और एक और कांग्रेस मुक्त हो गया है, लेकिन अगले चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। सुशील मोदी ने आगे ये भी कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में खुद को कांग्रेस का चेहरा बताया था और मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ महिलाओं को भरमाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उन्हें केवल 2 ही सीटें दी हैं। उधर कांग्रेस की इस तरह से हार पर सुशील कुमार मोदी ने भी निशाना साध दिया है। कहा कि कांग्रेस के किसी नेता ने महासचिव पद से उनका इस्तीफा नहीं मांगा। घोर परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी कई साल से हार पर आत्मचिन्हित को केवल नाटक कर रही है। सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और सालों से कोई पूर्णकालिक
अध्यक्ष नहीं है। और राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी डिफेक्टो सुप्रीमो की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी बचाने की इच्छा शक्ति तक खो दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के बगावती तेवर के बाद अब सारण से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी रहे इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने ऐलान कर दिया है कि वो सारण से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। 14 मार्च को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट काटे जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है। साथ ही परिवार में टिकट कटने से वो काफी नाराज भी हैं। सच्चिदानंद राय के बेटे भी कह दिए हैं कि पापा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सारण के बनियापुर में लोवा में एक जगह अपने साथियों के साथ सच्चिदानंद राय ने एक बैठक की और इसी बैठक के बाद ये ऐलान किया है। फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट भी लिखा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। 14 मार्च के दिन सोमवार को सारण जिले से विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने जा रहा हूं। आप सभी शुभचिंतक बंधुओं से करबद्ध निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पुनीत अवसर पर अपना आशीर्वाद प्रदान करने को कष्ट करें। बता दें कि सारण में स्थानीय प्राधिकार एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय के टिकट को भारतीय जनता पार्टी ने काटकर अब भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र कुमार सिंह को मौका दिया है। टिकट कटने पर सच्चिदानंद राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एनडीए लेकर मैं निर्दलीय पर्चा भरने जा रहा हूं। दोनों पार्टियों ने अयोग्य लोगों को टिकट दिया और चाहे आरजेडी ही हो या बीजेपी। और लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और एलजेडी चीफ शरद यादव का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ऐसे में वो जल्द ही सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं। चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनको राज्यसभा भेज सकते हैं। दरअसल इस साल जुलाई में बिहार के राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और इनमें से 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट जेडीयू और 2 सीटें आरजेडी के पास जाएंगी। ऐसे में आरजेडी शरद यादव को राज्यसभा भेज सकती है। दरअसल शरद यादव के राज्यसभा का कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त हो रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से जब एनडीए में वो आए थे तो शरद यादव ने उनका साथ देने से मना कर दिया था। इसके बाद अब जेडीयू की तरफ से उनके राज्यसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसे में शरद यादव ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। तब जाकर शरद यादव को कहा गया था कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक वो सरकारी बंगले में रह सकते हैं। मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, लेकिन जल्द ही शरद यादव का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। दिल्ली के 7 तगलक रोड पर स्थित सरकारी बंगले को उनको खाली करना होगा। ये बंगला केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस को आवंटित हो चुका है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कुछ समय पहले ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जितिन राम मांझी ने दिल्ली में शरद यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। वो हालचाल जाना था और उसी दौरान मांझी ने मीडिया से कहा था कि शरद लंबे समय से बीमार हैं। इलाज में उनके काफी रुपए भी खर्च हो चुके हैं और दिल्ली में रहने के लिए उनके पास कोई दूसरा घर नहीं है। अब उनको सरकारी घर भी खाली करना होगा। तो पटना में नालों की सफाई को लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। सफाई को लेकर बड़ा खेल चल रहा है। कचरों से पटे पटना के बड़े नालों की सफाई के नाम पर अब खानापूर्ति की जा रही है। गहराइयां तक साफ करने के बजाय ऊपरी सतह को साफ करने का दिखावा किया जा रहा है। दरअसल नगर निगम की मॉनिटरिंग नहीं होने से बरसात में फिर से जल निकासी की एक बड़ी समस्या होनी लाजमी है, जिससे पटना में जल जमाव की स्थिति एक बार फिर से तबाही मचा सकती है। नियम है कि नालों की सफाई निचली सतह तक करवाई जाए, लेकिन नालों की चौड़ाई बढ़ाने के बजाय गहराई पर सफाई का ध्यान दिया जाए। नालों के किनारे मोहल्ले से कूड़ों के साथ मिट्टी और अन्य गंदगी को निकालकर नालों को पूरी तरह से साफ करने का नियम है। नालों की सफाई के लिए बड़ा बजट भी तैयार होता है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होने से नालों की ऊपरी सतह की सफाई कर कचरा सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है। 3 से 4 दिनों तक कचरा सड़क पर ही पड़ा रहता है। इससे कचरे फिर से नाले में चले जा रहे हैं। सड़क पर वाहनों के आने जाने से कचरा और उसकी धूल गंदगी लोगों की सेहत पर भी खतरे का निशान खड़ा कर रही है।
नियम ये भी है कि नालों की सफाई की पूरी बारीकी से मॉनिटरिंग की जाए, लेकिन ऐसा होता तो नालों की सफाई ऊपरी सतह पर करके खाना पूर्ति नहीं की जाती। आपको बताते चलें कि पटना का राजीव नगर नाला सबसे गंदा नाला बताया गया है। यहाँ कूड़े के ढेर से पटा रहता है और आसपास के पेड़ और ईंट मिट्टी सभी नालों में पड़े हैं। नाला खुला होने के कारण राजीव नगर से लेकर आशियाना तक पूरी तरह से भरा रहता है। कूड़े कचरे के ढेर की वजह से नाले की गहराई साल दर साल कम होती जा रही है, जिससे बरसात के दिनों में यह बहुत जल्द ही ओवरफ्लो हो जाता है। निगम ने इस नालों की सफाई को लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं और इसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से मनमानी का खेल चल रहा है, जो कि सेहत से लेकर पटना की भौगोलिक स्थिति पर भारी पड़ेगा। और आपको बता दें कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट के भूपतपुर गांव के पास सोमवार को सड़क हादसे में 5 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसा अनियंत्रित ट्रक की टक्कर की वजह से हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। यहां से सभी की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसे देखते हुए उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया। सभी छात्र उत्तरक्रमित मध्य विद्यालय जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। इधर ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और घायलों में कुचायकोट थाना क्षेत्र के भूपतपुर गांव निवासी रविंद्र राम की पुत्री साक्षी कुमारी, ऋतिक कुमारी, सोनाक्षी कुमारी, मैनेजर राम का बेटा सत्यम कुमार और सत्येंद्र राम का पुत्र विवेक कुमार शामिल है। सभी रोज की तरह ही पैदल बलथरी के पास उत्क्रमित मध्य विद्यालय जा रहे थे, जहां पर नेशनल हाईवे 27 पर चेक पोस्ट के पास गलत दिशा से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने पांचों को ही कुचल दिया है। इस हादसे के बाद सभी जख्मी बच्चों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया है। इसी हादसे की सूचना पाकर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी आनंद कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। और खबर बिहार के माधेपुरा से है, जहां 6 मार्च को हुई रिकेश की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस ने बताया कि रिकेश का एक लड़की से अफेयर था और उसके बाद दोनों के बीच संबंध भी बने। रिकेश के उस लड़की के कुछ फोटोज और वीडियोज भी सामने आए थे, जिसे लेकर वो उसे ब्लैकमेल करता था, उसी को बार बार संबंध बनाने के लिए कहता था। लेकिन लड़की ने अपने परिवार को ये सारी बात बताई और इसी के बाद लड़की के परिवार वालों ने मिलकर रिकेश की मारपीट की और इसके साथ ही उसको गोली मारकर हत्या कर दी। मामला माधोपुर जिले का बताया जा रहा है, जहां पर चौसा थाना क्षेत्र के फुलौती पूर्वी पंचायत का यह मामला है, जहां एसपी राजेश कुमार ने बताया कि राकेश के मोबाइल से मिली जानकारी के अनुसार वो एक लड़की से लगातार बात करता था। उस नंबर की छानबीन करने के बाद लड़की को भागलपुर के परबत्ता निवासी बहनोई सरोज कुमार के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसकी मां भी गिरफ्तार हुई और पूछताछ में युवक की प्रेमिका ने बताया है कि कुछ ही महीने पहले मैट्रिक की परीक्षा के दौरान उसकी दोस्ती रिकेश से हुई। इसी के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद दोनों के बीच संबंध बने और रिकेश ने एमएमएस बना लिया, ब्लैकमेल करने लगा। तब जाके प्रेमिका ने अपने परिवार को ये बात बताई। परिवार वालों को ये बात नागवार गुजरी और इसी के बाद मिलने के बहाने लड़की के पिता सुबोध मंडल और उसके चचेरे भाई आनंद कुमार गुलशन ने राकेश को बुलाया और अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जादू चल गया है। एमवाई फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हुआ और भाजपा और योगी आदित्यनाथ की इस बड़ी जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम भूमिका रही। आरएसएस ने न केवल पूरे प्रदेश में प्रचार किया और विशेष कार्यक्रम चलाए, बल्कि मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में हिंदू वोट को संगठित करने का भी काम किया। बीजेपी की शानदार जीत का सफर देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होते। सभी पार्टियां जोश और खरोश के साथ मैदान में नजर आती हैं और रैलियों में कई जुमले और तंज सुनने को मिलते हैं, पर मेहनत देखने लायक होती है। सियासी पहलू और जनता का रुझान ये तय करता है कि सत्ता किसके पास रहेगी।
विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे भी कई पहलू माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनवरी से ही सभी संगठनों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी थी। पदाधिकारियों को ये साफ हिदायत दी गई थी कि सभी आपसी मनमुटाव छोड़कर मैदान में उतर जाएं और योगी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कई प्लान्स तैयार किए गए। उत्तर प्रदेश कई मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने की अपील भी की गई। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि प्रचार के दौरान किसी पार्टी या उम्मीदवार का नाम नहीं लिया गया, बल्कि राष्ट्र का नाम लिया गया और लोगों से ये कहा गया कि इस बार वोट राष्ट्र के नाम पर दे और मतदाता खुद ही समझ जाते थे। जबकि दूसरे जागरूक मतदाता मंच कार्यक्रम के तहत हम लोगों के घर जाकर उन्हें वोट की अपील करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव के दौरान काशी से लेकर अवध तक और बुंदेलखंड से लेकर मथुरा तक लोक जागरण मंच प्रोग्राम और जागरूकता मतदाता मंच जैसे कई कार्यक्रम जोर और शोर से चलाए। साथ ही लोक जागरण मंच कार्यक्रम के जरिए स्वयंसेवक ने 25 अहम मुद्दों को भी कवर किया था। इसके लिए संघ ने एक विशेष पर्चा भी छपवाया, जिसे लेकर कार्यकर्ता आम लोगों के घर तक पहुंचे थे। इनमें राम मंदिर का संघर्ष और उसके निर्माण और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वालों को वोट देने की बात कही गई थी। इसके अलावा अपराधियों को जेल में डालने और धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले दल को वोट देने जैसी अपीलें भी की गयी। पर्चे में काशी विश्वनाथ धाम परिसर का निर्माण और राष्ट्रीयता और ऐतिहासिक महापुरुषों का सम्मान बढ़ाने वाले को वोट देने जैसे मुद्दे रखे गए। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A हटाने वालों को वोट देने जैसी अपील की गई थी। आरएसएस ने न सिर्फ वोट अपील की, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लोग वोट जरूर करें। यही कारण है कि एक कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को वोट जल्द करने के साथ साथ वोट करने का तरीका भी सिखाया गया। इस दौरान संघ के मुख्य तौर पर राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर लोगों को वोट करने के लिए मनाता रहा। इस बार कोरोना काल और लोगों के लाइफस्टाइल को समझते हुए डिजिटल प्रचार पर भी विशेष जोर दिया गया और संघ ने 2022 के विधानसभा चुनावों में अपना डिजिटल प्रचार प्रसार बढ़ा दिया और उन लोगों के व्हाट्सएप नंबर एकत्रित किए गए जिसने संघ का लगातार मिलना जुलना होता रहा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संघ ने लोगों से विचार साझा किए। कार्यक्रमों और वेबिनार के माध्यम से लोगों को एक साथ जोड़ा गया। तो वहीं आरएसएस ने अपने प्रचार और सरकार के कामों को सोशल मीडिया के जरिए अन्य लोगों तक भी सक्रियता के साथ पहुंचाया। इसी प्रचार के दौरान उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है और हिंदू वोट संगठित है। राष्ट्रवाद को नैरेटिव बनाने के लिए समय समय पर अलग अलग शहरों में किसान, महिला और यूथ की संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाता रहा। राष्ट्रीय विचार परिषद के बैनर तले एक दिन में कई बड़े बड़े सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए गए। लेकिन गौरतलब है कि इस तरह के कार्यक्रमों के मंच पर भाजपा या उम्मीदवारों को नहीं बुलाया गया, न ही मंच पर उनके कोई बैनर या पोस्टर लगाए गए। तो वहीं संघ के सभी बड़े पदाधिकारियों ने जनवरी से ही यूपी में चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया था। पदाधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें चुनाव प्रचार का एजेंडा भी थमा दिया था। इसी दौरान संघ ने ये साफ कर दिया था कि बिना किसी मनमुटाव के सभी संगठनों के लोग अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बीच सरकार की उपलब्धियां लेकर जाएं। विपक्षी दलों की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के साथ साथ राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए भी लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील करने को कहा गया। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आरएसएस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, सेवा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण, शैक्षणिक महासंघ, संस्कार भारती, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, दुर्गा वाहिनी, राष्ट्र सेविका समिति को फरवरी के बाद से ही बूथ स्तर तक सक्रिय कर दिया गया था। साथ ही दलित वर्ग को साधने के लिए समन्वयक बनाया गया था जो दलित बस्तियों में जा रहे थे। तो वहीं एबीवीपी की ओर से भी युवाओं के बीच अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि आरएसएस 2024 और 25 में शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है और शताब्दी वर्ष में संघ ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत तक संघ की शाखाओं का विस्तार करने समेत कई अन्य योजना बनाई है। देश में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक अयोध्या, काशी, मथुरा समेत कई अन्य स्थानों से शताब्दी वर्ष का संदेश पूरी दुनिया में देने की योजना तैयार की है।
जानकारों का मानना है कि 2022 का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव की भी दिशा तय करेगा। संघ का शताब्दी वर्ष भव्यता के साथ मनाया जाएगा और इसी के लिए प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार का होना आवश्यक है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।